हाँ दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th आज कृतिका भाग हम करेंगे। प्रश्नोत्तर दूसरा पार्ट है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो है मृदुला गर्ग जो लिखी हैं, अपने ही बारे में, अपने परिवार के बारे में लिखी हैं, जो कि बड़ा ही रोचक और अच्छा पाठ है, जिसे पढ़कर हमें भी बहुत ज्ञान मिलता है और हमें भी बहुत सीख मिलती है कि किस तरीके से मृदुला गर्ग जैसी महिला हमें भी बनना चाहिए और समाज सुधारक कार्य करना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। लेखिका अपनी नानी को नहीं देखी थी, लेकिन नानी के बारे में वह सुनी थी लोगों से, अपनी माँ से, और फिर भी अपनी नानी से प्रभावित थी। ऐसी क्या बात थी। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था। मृदुला गर्ग कभी अपनी नानी को देखी नहीं थी, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था, जानती अवश्य थी लोगों से। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा से देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की नहीं रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती थी, क्योंकि लेखिका जो थी वह उनके पति अंग्रेजों के ज्यादा प्रिय थे, अंग्रेजों को ज्यादा चाहते थे और अंग्रेजों जैसे उनका भेदभाव भी था। तो इसीलिए वह एक दिन अपने पति से कहती हैं कि अपने दोस्त प्यारेलाल को आप बुलाइए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। बुलाने के बाद वह कहती हैं कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, किसी अंग्रेज गुलाम से या किसी अंग्रेज के चाटुकारों से मेरी बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर लेखिका को बहुत ही अच्छा लगा और अपनी नानी से वो प्रभावित हो गई। प्रश्न 2 है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानसी औरत थीं। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। वह पर्दा में रहती थी, पर्दा में रहती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनके अंदर जुनून था देश की आजादी के प्रति। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप में कह दिया कि उनकी बेटी का वर मतलब विवाह वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे आईएएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। उनकी लेखिका की नानी जो थी वह अपनी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से करवाती हैं, जिस प्रकार से पता लगता है कि वह अपना किस प्रकार से आंदोलन में सहयोग करती हैं। ऐसे ही सहयोग करने से हमारे देश में उन्नति और प्रगति आ सकती है। प्रश्न 3 है आपका, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषता लिखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की जो माँ थी वह काम धाम नहीं करती थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, इतना पवित्र था। सत्य बोलती थी, झूठ नहीं बोलती थी और किसी को कोई बात भी नहीं बोलती थी, चुगली भी नहीं करती थी। इसलिए उनका मान सम्मान बहुत ज्यादा था। लेखिका की माँ की स्थितियों या व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी,
लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी। उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। मतलब जो कुछ भी काम होना होता था, लेखिका की माँ से पूछा जाता था। उनकी आज्ञा से ही काम होता था। वह घर का कोई काम काज नहीं करती थी। वह किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी और इन्हीं में वह अपना और वह बीमार भी अक्सर रहती थी। पर इसके बाद भी वह झूठ किसी से नहीं बोलती थी, सत्य बोलती थी। इधर की बात उधर नहीं करती थी। इसीलिए उनको बहुत सम्मान मिलता था घर में। निभाया जाता। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों को लाड प्यार भी नहीं करती थी। एक भारतीय स्त्री की तरह वह अपना फर्ज भी नहीं निभाती थी। फिर भी उन्हें मान सम्मान बहुत मिलता था। वे दो कारण थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। वह कोई भी बात किसी से नहीं कहती थी। इसी का ख है। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोध का संगम था। पर दादी लीक से परे हटकर, पर दादी भी बिल्कुल अलग थी। उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे चाहती थी कि उनकी पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दिया, लोगों को बता भी दिया कि मेरी बहू है। उसे पहली जो संतान हो वह पुत्री ही हो। वह बताना चाहती थी अपने माध्यम से कि कन्या या लड़की का महत्व किसी से कम नहीं है। इतनी अच्छी सोच थी उनकी। इसे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलाने के लिए कल्पनाएं भी कर डाली। पर दादी की सोच भी बहुत अच्छी थी और उनकी लेखिका की दादी की भी सोच बहुत अच्छी थी, जो वह स्वागत भी करती हैं कि मेरे घर में पोती आएगी और मैं उसको खिलाऊंगी, उसको दुलार करूंगी, प्यार करूंगी। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना, चर्चा करना से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। उनकी पैसे उतना नहीं थे, कमजोरी थी। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। वे घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीवन जीती थी। सभी स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। इसीलिए लेखिका की दादी और परदादी दोनों का स्वभाव बहुत ही उच्च था। प्रश्न नंबर आपका 4 है। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात नहीं रही होगी। वह सोचती थी लड़का और लड़की सभी समान है। इसीलिए वह सोचती थी कि समाज को यह बात का पता चलना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। प्रश्न 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सदा अपना संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उपदेश देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए और उसे सहजता से व्यवहार पर लाना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया और न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही और परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया और न तो मारा, न तो कोई दंड दिया, बल्कि उससे सेवा ली
और अपना पुत्र बना लिया। उसे बोलती है कुएं से पानी लाओ, और पानी चोर लेकर आता है। पानी अपने भी पीती है और चोर को भी पिलाती है, और कहती है अब तो तुम मेरा बेटा हुआ, मैं तुम्हारी माँ हुई, तो तुम चोरी करोगे या खेती करोगे। तो वह सुधर जाता है चोर उसी जगह से, और अपना खेती बाड़ी करने लगता है, चोरी छोड़ देता है। उसके पकड़े जाने पर उन्होंने उपदेश भी नहीं दिया, चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने जितना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती करो। उसकी सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। इसमें चोरी छोड़ने का कोई भी न उन्होंने दबाव डाला, न उसे कोई कहा। अपनी मर्जी से वह समझाती हैं, और इसके बाद वह चोर सुधर जाता है। तो इसीलिए प्यार से अगर हम किसी को उपदेश देते हैं, समझाते हैं, तो वह इंसान जल्दी सुधरता है। क्रोध में, गुस्से में किया गया कार्य हमेशा ही हमें उल्टा परिणाम देता है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी लेखिका जिद्दी स्वभाव की थी। वह अपने दम पे प्राइमरी स्कूल खोलती हैं, अपने बच्चों को दोनों को उसी में पढ़ाती हैं, और साथ में कुछ ऑफिसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो वह अपने जिद्दी स्वभाव से वह अपने हर काम को करती थी। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले, दृढ़ संकल्प जैसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सद्भावना से व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालते हैं, हिम्मत रखते हैं, और उनका खूब आदर सम्मान होता है। जो अंधविश्वास को, रूढ़ियों को, गलतफहमी को जो लोग तोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत के बल पे समाज में सुधार लाते हैं, ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखना चाहिए। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री का क्रांतिकारी से ब्याह करवाती हैं। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेय है, श्रद्धा का पात्र बनी, क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया। और सिर्फ 2 धोती पहनती थी, साड़ियां पहनती थी, और कोई ज्यादा इकट्ठा करके रखने की उनकी भावना नहीं थी। उसने परंपरा के विरोध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धा के पात्र बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात को उन्होंने किसी के सामने प्रकट भी नहीं किया। प्रश्न 8 है आपका, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती, बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवाया। एक बहन गाड़ी में आती, जबकि रेणु पैदल आती थी। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश हुई, और बारिश होने पर सबके मना करने पर भी चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इसके बाद भी रेणु अपने घर से स्कूल जाती है। वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा कर दी। उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए उन्होंने धन भी एकत्र किए। दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल भी खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया।
जिस प्रकार रेणु जिद्दी स्वभाव की थी, जिद पे जो चाहती, जो ठान लेती वही करती थी, चाहे कोई कितना ही मना क्यों न करे। उसी प्रकार उनकी बहन रेणु भी थी और लेखिका भी उसी प्रकार थी। लेखिका भी बिहार में जो स्त्री पुरुष में जो पर्दा प्रथा था वो उसको दूर किया। इसके बाद वह कर्नाटक में भी उन्होंने स्कूल खोला और वहाँ के कस्बे के बच्चों के लिए स्कूल खोला और वह अपने जिद पर अड़कर ही शिक्षा को आगे बढ़ाई, स्कूल खोला और लोगों को शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई। इस तरीके से अपने जिद के स्वभाव पे कोई भी काम किया जा सकता है। तो आपका प्रश्न ये है, इस प्रकार से समाप्त हो गया। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।